1944 जर्सी सिटी के एक छोटे से बेसमेंट में, एक अंधेरे बेसमेंट में एक बच्चा जिसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं वो बैठा होता है और सिर्फ उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही होती है। उसके उस टाइम पर आंसू नहीं आ रहे होते, बट वो एक ही चीज़ सोचता है कि ये लोग मुझे मरने क्यों नहीं देते। और उस दिन जन्म लेता है एक सीरियल किलर जिसका नाम होता है रिचार्ड कुकलिंगफिंकी, और दुनिया इस नाम को आगे जाकर के आइसमैन के नाम से जानने वाली थी। तो उसका रिचार्ड से लेके आइसमैन बनने तक का सफर हम इस आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। This video might change the way you think. ओके सो गाइस, आई नो कि एक महीने बाद वीडियो आ रही है, बट दिस वीडियो वॉज डार्क वेब पार्ट 3। पहले के अगर तुमने मेरे डार्क वेब के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो इनको जल्दी से जाकर देख लो, उसके बाद ये पार्ट 3 तुम लोग देखना। और उन दोनों पार्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम इजीली जाके देख सकते हो। लेट्स बैक टू अवर स्टोरी। रिचार्ड एक बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव फैमिली में बॉर्न हुआ था। उसके फादर स्टैनले कुकलिंगफिंकी एक बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने वाले पर्सन थे, और इसी वजह से वो जब घर आते थे तो अपने बच्चों को और रिचार्ड को काफ़ी ज़्यादा मारते थे और परेशान करते थे। उसकी मदर, जिनका नाम था आना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस पर्सन थी, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली थी। यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी थी, जिनको छोटी छोटी बातों पर ईजिली गुस्सा आ जाता था। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो रिचार्ड था उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा डीप असर पड़ा कि वो अब गलत रास्ते को चुनने वाला था, और यहीं से छोटी सी एज से स्टार्ट होता है रिचार्ड का आइसमैन बनने तक का सफ़र। रिचार्ड वो जब सिर्फ एक 14 साल का लड़का था, एट द एज ऑफ 14 ही डन हिज फर्स्ट मर्डर। उसने पहला मर्डर किया था उस लड़के का नेबर था, और उसको हर छोटी छोटी चीज के लिए बुली करता रहता था। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि जब वो 14 साल का था तो उसने ये चीज करी, एंड जब अभी वो आगे जा करके स्टोरी आगे बढ़ेगी और जब वो धीरे धीरे करके उसकी एज बढ़ेगी तो वो क्या क्या करेगा। एंड जब उसने उस लड़के को मारा तो उसकी आंखों में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, और रिचार्ड का तो बल्कि ये कहना था कि उसको मारने के बाद उसको अपने अंदर एक पावर फील हुई, और इस फर्स्ट मर्डर के बाद उसका इंटरेस्ट ये जितने भी क्राइम्स और ये जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं इनमें और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इस टाइम तक उसने चोरी, इलीगल काम, गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी करना। ये जब चीज़ों को करता था तो इसी बीच में धीरे धीरे उसका नाम लोकल गैंगस्टर्स की जो लिस्ट थी उसमें आने लगा, और वो उन लोगों के बीच में फेमस होने लगा। जैसे जैसे रिचार्ड का ये क्रिमिनल वाला बिहेवियर आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा ब्रूटल और भी ज़्यादा क्रिमिनल वे से सोचने लग गया था। और ऐसी ही क्राइम करते करते उसकी मुलाकात होती है गैम्लियो क्राइम फैमिली के साथ। रोमियो डिम्यू, जो कि एक हाईली पोस्टेड आदमी था सेम उसी फैमिली का, यानी कि वो वहाँ का एक जाना माना गुंडा था, जो कि रोल शार्किंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इन सारी चीज़ों जैसे काम करता था। उसका अपना ही एक क्रू था जो लोगों को ब्रूटली टॉर्चर और उन लोगों को एग्जॉस्ट कर देता था, पूरा मेंटली भी एंड फिजिकली भी। जब रॉय ने कुकलिंगफिंकी की किलिंग स्टाइल देखी तो उसने उसी दिन सोच लिया था कि ये बंदा हमारे माफिया गैंग में आने के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट आदमी है। और उसके बाद रोमियो ने रिचार्ड को अपने साथ रख लिया और अपने सारे के सारे काम उससे करवाने लग गया। अब एट इस टाइम पर रिचार्ड एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका था। रोमियो उसको ऑर्डर्स लाके देता था और रिचार्ड का काम होता था जस्ट उनको किल करना। उसको नहीं पता था उसके पीछे का मोटिव या कुछ भी कि इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है, बट उसको जस्ट पैसे मिलते थे और कहा जाता था कि इसको मारना है तो वो जस्ट मार देता था। रिचार्ड अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता था, और वही ब्रूटल टेक्निक्स अपने विक्टिम्स को मारने के लिए, और उसी में से उसका एक फेवरेट मेथड था मारने का जिसका नाम था सियान पॉइजनिंग। इससे क्या होता था, इससे जो विक्टिम की अगर डेथ होती थी तो वो डेथ एकदम बिल्कुल नेचुरल लगती थी। वो लोगों को मारने के लिए गन्स, नाइफ, इवन क्रॉसबोज भी कभी कभी यूज़ करता था, और कभी कभी तो वो यूं ही किन्हीं लोगों को भी उठा करके डायरेक्ट टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता था ताकि लोगों के अंदर उसके लिए डर पैदा हो सके।
और जब भी उसे डर होता पकड़े जाने का तो वो बॉडीज को लेकर के एसिड में डाल देता या फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके कहीं पर फेंक देता, जिससे कि उसके पकड़े जाने के चांसेस और भी कम हो जाएं। रिचार्ड को एक ऐसा क्रिमिनल अब माने जाने लगा था जो कि बिना किसी भी रीजन के, बिना किसी भी चीज के, सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकता था। रोमियो ने एक बार उसकी लॉयल्टी और उसकी ये वाली चीज टेस्ट करने के लिए उसको एक रैंडम स्ट्रेंजर का बोला कि इसको जाकर के मार दो, एंड उसके बाद रिचार्ड ने लिटरली उस स्ट्रीट के बीचों बीच खड़े होकर उस आदमी को गोली मार दी, और वो भी सिर्फ अपनी एक स्किल को प्रूव करने के लिए। और ये चीज देख करके रोमियो इम्प्रेस हो गया और उसे और भी ज्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देना उसने स्टार्ट कर दिए। रिचार्ड को माफिया लोगों के बीच में अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी और वहीं से उसका नाम पड़ता है द आइसमैन, क्योंकि वो बॉडीज को बर्फ में डाल देता था जिससे कि किसी को भी पता नहीं लगता था कि इनका द टाइम ऑफ डेथ आखिर है क्या। और ये चीज रिचार्ड को बचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती थी और उसका नाम अब पूरे माफिया गैंग में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड हो चुका था और उसके नाम से काफी सारे लोग अब डरने भी लगे थे। वो क्राइम वर्ल्ड में सिर्फ एक शैडो की तरह काम करता था। उसके पास ऑर्डर्स आते थे एंड उसका काम था जस्ट उनको मारना। उसके अलावा ना वो उन लोगों को जानता था और ना ही उन लोगों के साथ उसका कोई कांटेक्ट था। 1970 तक रिचार्ड अब एक ऐसा हिटमैन, एक ऐसा सीरियल किलर बन चुका था कि जो सिर्फ अब पैसों के लिए काम करता था और उससे काफी सारे जितने भी माफिया लोग थे वो भी डरते थे, क्योंकि अब रिचार्ड के अंदर की जो लॉयल्टी थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। रिचार्ड अपनी दो लाइफ एक साथ जी रहा था, एक तरफ एक लविंग और केयरिंग फादर एंड हस्बैंड और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही ज्यादा गिल्टलेस पर्सन जो किसी को भी सिर्फ एक पैसों के लिए मार देता था। जैसे आज के टाइम पर हमारे पास डार्क वेब है, उस तरीके से 1970 के टाइम पर कोई एक स्पेशल प्लेटफॉर्म हुआ तो नहीं करता था, बट जितने भी ये असैसिन्स या जितने भी ये किलर्स थे इन लोगों को पहले से ही हायर किया जाता था। ड्रग्स, डॉन, गन डीलिंग, ये सारी चीजें पहले से ही भरी पड़ी थी और रिचार्ड भी इसी पूरे कनेक्शन का एक डेडली पार्ट था। और ये सब एक ही जगह होता था जो कि था एक अंडरग्राउंड नेटवर्क। तो आखिरकार ये अंडरग्राउंड नेटवर्क था क्या? ये एक ऐसा नेटवर्क था जहां पर जितने भी ये हिटमैन, जितने भी सीरियल किलर या फिर जितने भी ये डीलर्स हैं, उन सबका अपना अपना अकाउंट होता था एंड वहां से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते थे, कोई भी चीज बेच सकते थे एंड कोई भी चीज खरीद सकते थे। बेसिकली वो एक डार्क वेब ही था, बट उसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। नो पेपर ट्रेड्स, नो बिल्स, नो एनीथिंग, जस्ट सब कुछ अपने भरोसे पे और ट्रस्ट पे होता था। वहां पर कोई भी डील अगर वहां पर होती थी तो इट्स जस्ट कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ये डील करूंगा। माफिया, डॉन्स, करप्टेड बिजनेसमैन, ये सारे लोग इस वेबसाइट का या इस प्लेटफॉर्म का यूज करते थे अपने इलीगल काम जैसे कि गन, ड्रग्स, इन सारी चीजों को मंगाने के लिए या फिर इन सारी चीजों को बेचने के लिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से नहीं होता था, यहाँ पर होता था गोल्ड, ड्रग्स, इन सारी चीजों से, जिनको ट्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। रिचार्ड सिर्फ माफिया लोगों के लिए ही एक हिटमैन नहीं था, बल्कि उसका अपना भी एक अंडरवर्ल्ड अलग से चल रहा था। वो डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, इंटरनेशनल आर्म रग्ड पीपल्स, उन लोगों के कांटेक्ट में पहले से ही था। जितने भी वो किल्स करता था थ्रू पॉइजन, थ्रू गन्स, थ्रू अलग अलग चीजें, वो सारी चीज वो इसी अपने अंडरग्राउंड वेबसाइट या अंडरग्राउंड वर्ल्ड से मंगवाता था बाहर के लोगों से। वो इस नेटवर्क का एक बहुत ही ज्यादा साइलेंट प्लेयर था जो कि सिर्फ कैश के लिए किसी को भी मार देता था, चाहे वो कोई माफिया हो, चाहे वो कोई डॉन हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक हेड। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको जस्ट पैसा चाहिए था और उसके बदले उसको मार देता था। इस नेटवर्क में सबसे ज्यादा जो रिस्क का काम था वो था कि वहां पर लोगों को अनोनिमस रहना पड़ता था, यानी कि वहां पे लोगों के अलग अलग निकनेम्स थे, अलग अलग नेम्स थे, कोई भी रियल नेम से वहां पर नहीं था। कोई भी नॉर्मल आदमी इस ट्रस्ट के अंदर नहीं जा सकता था। सिर्फ जो आदमी ट्रस्टेड थे, जिनके पास वहां पे जाने के लिए परमिशंस होती थी, सिर्फ वही लोग वहां का एक्सेस ले सकते थे। और कुकलिंसन की जैसे किलर्स डायरेक्ट कभी भी अपने क्लाइंट से नहीं मिलते थे, वो मिडिलमैन के थ्रू हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। और रिचार्ड इस पूरे के पूरे मार्केट का एक बहुत ही ज्यादा साइलेंट और एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर प्लेयर था। वो सिर्फ मिडिलमैन के भरोसे रहता था और कभी भी अपना सामने नहीं आता था। मिडिलमैन के थ्रू ही वो बात करता था अपने क्लाइंट्स के साथ और पूरे के पूरे केसेस को लेता था। कोई नहीं जानता था कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है, क्योंकि वो एक इनविजिबल
किलर था वो सिर्फ पैसों के लिए किसी को भी मार सकता था, किसी को भी मतलब किसी को भी। नाउ हर बुराई का एक ना एक दिन अंत होता ही है और रिचार्ड के साथ भी ऐसा एक ना एक दिन जरूर होना था। तो नाउ दिस वाज द टाइम कि जब रिचार्ड पकड़ा गया था। एटीएफ जो कि वहां पे एक क्राइम को पकड़ने या रोकने वाली मेनली पुलिस टाइप की एक फोर्स होती है, उसने अपने एक ऑफिसर को एक हिटमैन बना करके रिचार्ड के पास कांटेक्ट कराने की कोशिश करी। तो बेसिकली उन लोगों का प्लान ये था कि रिचार्ड को कैसे भी करके वो किस तरीके से ब्रूटली किसी को किल करता है ये चीज उसके मुंह से उगलवानी थी और ये चीज रिकॉर्ड करी जाने वाली थी, जिससे रिचार्ड के खिलाफ उन लोगों को सबूत मिल जाए और उसको इजीली पकड़ा जा सके। वो पुलिसमैन जो कि रिचार्ड से दोस्ती करने वाला था वो जाता है उसके पास एक सीरियल किलर बनके और वो उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है एंड उससे जो है बात है वो उगलवाने स्टार्ट करता है। और रिचार्ड जिसके अंदर अब पूरा घमंड आ चुका था वो बिना सोचे समझे अपने ब्रूटल किलिंग के तरीके को पूरा का पूरा उसके सामने बता देता है। एंड नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द आइसमैन एरा, क्योंकि अब रिचार्ड की जितनी भी ब्रूटल चीजें उसने करी उन सब की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के पास थी। 17 दिसंबर 1987 जब FBI ने उसके घर पे छापा मारा और उसको पकड़ करके अपने साथ ले गए। रिचार्ड की वाइफ और उसके बच्चे एकदम शॉक्ड थे क्योंकि उनके केयरिंग और उनके लविंग फादर एंड हस्बैंड एक बहुत ही बड़े सीरियल किलर हैं, इस बात का उन लोगों को अंदाजा तक नहीं था। और जब ये बात उन लोगों को पता चली तो उनका शॉक होना तो जाहिर था। कुकलिंगसी के ऊपर मल्टीपल मर्डर्स का केस लगाया गया एंड उसने ये चीज एक्सेप्ट भी करी कि उसने 100 से 200 लोगों का मर्डर करा हुआ है। मतलब एक नॉर्मल छोटा सा बच्चा जिसको अपनी फैमिली प्रेशर एंड फैमिली की वजह से एक ऐसा डीप इम्पैक्ट पड़ा कि वो इस रास्ते पर चला गया कि उसने एट द एज ऑफ 17 से अब तक करीबन 100 से 200 लोगों की जान ले ली। और 1988 तक ये केस चला एंड एट लास्ट उसको उम्र कैद की सजा हो गई। रिचार्ड कुकलिंगसी इतने सालों तक एक आइसमैन के तौर पर, एक हिटमैन, एक सीरियल किलर के तौर पर पूरा अपना खौफ जमाता रहा, बट एट लास्ट एक चीज उसका घमंड उसके डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण बनी। सो गाइस अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, देखो पूरा पसीना पसीना हो चुका है क्योंकि पंखा ऑफ है वरना आवाज चली जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए नीचे कमेंट कर दो अगर तुम्हें पार्ट 4 भी चाहिए तो।